हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज हब पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम न्यूज़ ब्रीफिंग करेंगे 3 जुलाई 2021 के। तो ये शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली जो ये न्यूज़ है वो जो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं रावत साहब, उनके रेजिग्नेशन को लेकर है। उन्हें आज हाल ही में अपना रेजिग्नेशन राज्यपाल को सबमिट कर दिया है और ये रेजिग्नेशन उन्होंने बाई पोल्स जो हैं वो नहीं होने की स्थिति में किया है, क्योंकि वो पहले उत्तराखंड से एमपी रहे थे। उसके बाद में मार्च में उन्हें सीएम बनाया गया था और उस स्थिति में वो एक सीएम के लिए जो स्टेट होता है उसके लिए एमएलए होना ज़रूरी होता है, तो वो अभी एमएलए नहीं थे और ऐसी स्थिति में उन्हें 6 महीने में इलेक्शन करवाकर, बाईपोल करवाकर, उपचुनाव करवाकर एमएलए के रूप में असेंबली में आना था। लेकिन अभी जो इलेक्शन कमीशन है और उसने ये बाईपोल कराने से मना कर दिया है, और चूँकि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है उसमें यह ऐसा रूल है कि अगर किसी स्टेट की सरकार में अगर 1 साल का समय बचता है तो वहाँ पर इलेक्शन बाईपोल नहीं कराए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो वहाँ पे बाईपोल हैं वो अभी नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने वहाँ पर अपना रेजिग्नेशन सौंप दिया है। और उत्तराखंड की असेंबली का जो टर्म है वो मार्च 2022 में एक्सपायर होने वाला है। इसी कारण से वहाँ पर जो इलेक्शन है वो नहीं करवाए जा रहे हैं। इससे पहले जो त्रिवेंद्र सिंह रावत थे वो वहाँ पे पूर्व में सीएम थे। तो ऐसी इसमें आर्टिकल में इस प्रकार की बात कही गई है। और दूसरी और जहाँ पर जो मिस्टर रावत अभी सीएम थे जिन्होंने रेजिग्नेशन दिया है, उनके ऊपर जो फेक आरटीपीसीआर टेस्ट का भी उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया था, जो कि कुंभ मेले में इनके द्वारा आरटीपीसीआर के जो टेस्ट थे वो फेक आरटीपीसीआर के टेस्ट इनके द्वारा किए गए थे। ये काफ़ी इशू भी कुंभ के मेले के समय इस साल उछला था, तो इसी वजह से भी इनको जो रेजिग्नेशन है वहाँ पे दिया गया है। और अब ऐसी स्थिति में कोई नए एमएलए जो वहाँ पे होंगे, कोई अन्य एमएलए होंगे, उनको सीएम बनाया जाएगा। और इन्होंने यहाँ भी अपना रेजिग्नेशन जो राज्यपाल को सौंप दिया है। और ध्यान रखिएगा, जो उत्तराखंड की जो राज्यपाल हैं उनका नाम बेबी रानी मौर्य है। राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य, ठीक है। और जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है उसमें ये इस प्रकार का क्लॉज है कि अगर 1 साल से अगर कम का समय हो अगर असेंबली इलेक्शन में, तो वहाँ पे बाईपोल नहीं कराए जाते हैं। इस रूल को आप ध्यान में रखिएगा। इस पर काफ़ी बार रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट पे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये इस न्यूज़ से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट जानकारी थी जिसे आप ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। दोस्तों, एक्सपोर्ट से रिलेटेड ये आज की न्यूज़ एक आज पेपर में छपी है, जिसमें कि जो भारत का एक्सपोर्ट है वो 95 बिलियन तक पहुंच गया है अपने फर्स्ट क्वार्टर में 2021-22 फाइनेंशियल ईयर के। तो अप्रैल से जून तक का ये डाटा है जिसमें 95 बिलियन तक का एक्सपोर्ट हुआ है। और इस प्रकार से अगर ये चलता रहा तो पूरे फाइनेंशियल ईयर में 400 बिलियन तक का एक्सपोर्ट करने की मंशा जताई जा रही है, जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल साहब उनके द्वारा। और ये जो डाटा है वो पिछले साल के तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। और इस प्रकार पिछले साल की तुलना में अगर जो ट्रेड डेफिसिट अब रहने की संभावना है वो 9.4 बिलियन तक रहने की संभावना है। और पिछले साल में जो 2020 में जनवरी से मार्च तक का जो हमारा डाटा था वो 90 बिलियन तक का था, जो कि फर्स्ट क्वार्टर में ही 95 बिलियन अभी पहुंच गया है। तो इस प्रकार इस साल जो एक्सपोर्ट होगा वो एक्सपोर्ट काफ़ी बड़े लेवल पर देखने को मिल सकता है। इस प्रकार की बात जो है पीयूष गोयल साहब ने कही है, जो कि हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं। तो ये कुछ डाटा है जिसमें जो परसेंटेज वाइज चेंज है वो 32 से 47% का है। इम्पोर्टेंट डाटा है और मेंस के लिए आपको ये ध्यान में रखना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़। इस न्यूज़ में जो दोस्तों जो अब हाई कोर्ट है और हाई कोर्ट ने एनजीओज़ के द्वारा जो उनकी रिटर्न फाइल की जाती है, उन रिटर्न के लिए उन्हें बाउंड करने के लिए मना कर दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने
एक जो NGO है उस NGO के खिलाफ एक पिटीशन लगाई थी, और उसमें उसके द्वारा जो फाउंड ITR है वो नहीं भरने के केस में एक पिटीशन लगाई थी। और जो अर्बोर चैरिटेबल फाउंडेशन के नाम से इस NGO का नाम था, इस NGO ने ये पिटीशन लगाई थी कि जो FCRA जो रूल है, FCRA 2010 है, जिसमें फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जिसे कहा जाता है, उसके तहत जो रूल्स एंड रेगुलेशन सरकार के द्वारा बनाए गए हैं वो इमीडिएटली चेंज किए जाते हैं और तुरंत प्रभाव से चेंज किए जाते हैं, कम समय में चेंज किए जाते हैं। ऐसे में जो रिटर्न फाइल करनी होती है वो रिटर्न इतनी जल्दी फाइल नहीं की जा सकती है, ऐसी बात इस आर्टिकल में कही गई है। और जो रूल का इसमें जो हवाला दिया गया है वो FCRA का जो रूल है वो 17 इसमें बताया गया है, जिसमें कहा गया है कि जो कंट्रीब्यूशन अगर आपको विदेशी कंट्रीब्यूशन आपको प्राप्त होता है तो उसमें बेनिफिशियरी के द्वारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट को सबसे पहले इंटीमेशन दिया जाता है कि हमारे पास यहाँ विदेश से पैसा आने वाला है, जिसे कि फॉर्म 6 जो होता है उसको भरकर सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा कराना होता है। इसके अलावा इस रूल में चेंज करके उन्होंने फॉर्म 4 कर दिया है, और जो इंटीमेशन है उसके लिए फॉर्म 6 की जगह फॉर्म 4 भर के देना होता है। इसके अलावा जो कंट्रीब्यूशन अगर आप मंगवाते हैं तो वो एक पर्टिकुलर SBI की ब्रांच है दिल्ली में, उसी ब्रांच में ही बनवाना होता है। ऐसी भी बाउंडेशन इस रूल में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। तो ये इस प्रकार की बाउंडेशन है। इसमें जो NGO हैं उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि जो ये रूल है वो अभी 2020 में लागू किया गया है और उससे पहले ये रूल नहीं था, तो इसी वजह से जो उनका फंड है वो फंड किसी अन्य बैंक में भी आया है और SBI में वो फंड नहीं है, तो इसी वजह से जो डाटा है वो उपलब्ध कराने की उन्हें आवश्यकता नहीं है। और जो फॉर्म जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन का फॉर्म नंबर 4 है उसे भरने में भी उन्हें काफ़ी दिक्कतें हैं। हालांकि जो फॉर्म चेंज करने के बाद में जो डाटा अवेलेबल है उसे भरने के लिए जो NGO तैयार है, लेकिन सरकार के द्वारा पुराना डाटा भी मांगा जा रहा है। ऐसी स्थिति में जो ITR है वो ITR मिक्स होकर ही सबमिट की जाएगी, ऐसा जो NGO के द्वारा कहा गया है। तो उस पर हाई कोर्ट ने अपना पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया है और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से NGO को बाउंड करने के लिए कि वो पूरे साल का जो डाटा है वो नए रूल के अकॉर्डिंग भरे, ऐसा करने के लिए बाउंड नहीं किया है। तो इस प्रकार का ये डाटा है। दोस्तों, FCRA जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 है उसके बारे में एक डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, तो आप उसे देखिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है ताकि फॉरेन कंट्रीब्यूशन किस तरीके से एक्सेप्ट किया जाता है उसके बारे में इसमें डिटेल एनालिसिस किया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। दोस्तों, अगर आपको केरला घूमने के लिए अगर बहुत अच्छा डेस्टिनेशन लगता है तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया खुशखबरी है। लेकिन ये खुशखबरी तभी है जब आपने वैक्सीन लिया हो। वैक्सीन का या तो आपको फर्स्ट डोज मिला हो या वैक्सीन फुली वैक्सीनेटेड आप हो। फुली वैक्सीनेटेड का मतलब जो फर्स्ट और सेकंड दोनों डोज आपको मिल गए हों। तो ऐसी स्थिति में आप अगर केरला घूमना जाना चाहते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है और आप केरला घूमने जा सकते हैं, जिसमें अभी जो वम्बार्ड लेक है वहाँ पर बोटिंग वापस से फिर शुरू कर दी गई है और सरकार के द्वारा इन्हें एड भी प्रदान की गई है। इसमें इनकी जो अथॉरिटी है उन्होंने कहा है कि जो फुली वैक्सीनेटेड लोग होंगे उन्हें 50% का डिस्काउंट मिलेगा और इसके अलावा जो पार्शियली वैक्सीनेटेड होंगे जिन्हें एक वैक्सीन लग चुकी होगी उन्हें 40% की छूट मिलेगी। इस प्रकार की बात इसमें कही गई है। तो इस तरीके से अगर आप घूमना चाहते हैं केरला तो आपको वैक्सीनेशन करा के जाएंगे तो आपको ये इस प्रकार से फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों, ये केरला गवर्नमेंट का एक टूरिज्म डिपार्टमेंट का बहुत ही अच्छा स्टेप है जो कि वैक्सीनेशन को बढ़ावा देगा और टूरिस्ट में भी इस प्रकार की जो भावना है वो उत्पन्न होगी कि वो वैक्सीनेशन करवा कर ही केरला में घूमने जाएं। तो इस तरीके से आप देखिए किस प्रकार के कार्य सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए, और जो ये वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए ऐसे कार्य किए जा रहे हैं वो वेलकम स्टेप हैं और ऐसे कार्य सरकार को किए जाने चाहिए। तो इस न्यूज़ में सिर्फ हमारे पेपर के लिहाज से कुछ खास नहीं है, बस आप केरला अगर घूमना जाना चाहते हैं तो
ये आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। आप वैक्सीनेशन करवाइए और बहुत बड़ा डिस्काउंट आपको मिल रहा है 50% तक का, उसे अवेल करिए और केरला घूम के आइए। चलिए बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। दोस्तों, इस आर्टिकल में जो बात की गई है वो स्ट्रीट आर्टिस्ट को लेकर की गई है। दिल्ली में ये कई ऐसे स्ट्रीट आर्टिस्ट हैं जो कठपुतली या किसी और प्रकार का पर हैं, वो डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। कई वाद्य यंत्र होते हैं, उन्हें भी ये लोग बजाते हैं, इस प्रकार के ट्रेडिशनल कार्य करते हैं। लेकिन स्ट्रीट पे ये लोग परफॉर्म करते थे काफ़ी समय से, तो इनका जो गुजारा है वो हो रहा था। लेकिन अभी लॉकडाउन के चलते ये स्ट्रीट पर ना तो अपना परफॉर्म कर पा रहे हैं और ना ही इनके पास में अभी कोई दूसरा कोई कार्य है। इस वजह से इनके पास में काफ़ी प्रॉब्लम उत्पन्न हो गई है और रोज़गार ना होने की स्थिति में इनके पास में ना तो अभी खाने को है, ना रहने को कोई स्थान बचा है। इस तरीके की प्रॉब्लम इनको देखने को मिली है। तो ऐसी स्थिति में ये एक भिखारी जैसा जीवन यापन करने को मजबूर हो गए हैं और अपने परिवार को पालने के लिए इनको ऐसा जो कार्य है वो करना पड़ रहा है। और काफ़ी इसमें जो लोग हैं वो AWS की कैटेगरी में भी डाले गए हैं और जो 70 साल का जो इनका प्रोफेशन है उस प्रोफेशन को एक एंशियर प्रोफेशन और फाइन आर्ट्स के रूप में इसको जो रिकॉग्निशन नहीं दिए जाने के कारण इन लोगों को ऐसा करना पड़ता है। जबकि काफ़ी ऐसे फाइन आर्ट्स के काफ़ी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें हमें रिकॉग्निशन मिला हुआ है। तो इसीलिए जो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है उन्होंने इनको काफ़ी फ्लैट भी प्रोवाइड कराए हैं अभी हाल ही में। लेकिन इनके पास जो है रेगुलर काम नहीं होने की वजह से इस प्रकार की प्रॉब्लम इनको झेलनी पड़ रही है और ये सरकार की तरफ से कोई सहायता प्रॉपर नहीं मिलने के कारण खुद ही इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है और एक मैजिक विलेज करके इन्होंने एक गांव की स्थापना करी है सब ने मिलकर, जहां पर ये अपना स्ट्रीट जो प्रोग्राम है उसको दिखाते हैं और वहीं से ही जो अपना जीवन यापन का कार्य करते हैं। तो दोस्तों, इस जो आर्टिकल में मेन बात है वो गवर्नमेंट को अभी इस प्रकार के जो वर्कर्स होते हैं, इस प्रकार के जो काम करने वाले लोग हैं जो एक स्पेसिफिक टाइम पर ही काम करते हैं, स्पेसिफिक समय के लिए जिनके पास में रोज़गार होता है, ऐसे लोगों को सरकार को संभालने की बहुत आवश्यकता है और इनके रहने और खाने की व्यवस्था करना भी इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं वो सरकार को देखनी चाहिए और इन लोगों को जो कंट्रोल में रखकर इनका डेवलपमेंट चालू रखना चाहिए ताकि ये किसी प्रकार की प्रॉब्लम इन लोगों को नहीं देखने को मिले लॉकडाउन के कारण। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। दोस्तों, इस आर्टिकल में जो बात की गई है वो दिल्ली के हैप्पीनेस सर्कुलर जो है उसकी तीसरी वर्षगांठ है, उसके संबंध में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें जो दिल्ली में हुआ था। दिल्ली का ये हैप्पीनेस सर्कुलर है, ये सब सर्कुलर 2018 में जो है स्टार्ट किया गया था दलाई लामा के द्वारा और क्लास जो नर्सरी से 8 तक के जो बच्चे हैं जो क्लास हैं उन क्लासेस में ये सर्कुलर चलाया जाता है जिसमें कि बच्चे का स्किल डेवलपमेंट से लेकर जो उसका अन्य प्रकार की एक्टिविटीज़ हैं उसमें जो डेवलपमेंट है उस कार्य को किया जाता है, जिसमें कि वो अपनी फैमिली के क्लोज जाते हैं, उनमें स्ट्रेस होता है वो कम होता है। और इस पैंडेमिक के समय में जो इस प्रकार के एक्टिविटी चलाई गई हैं उसमें काफ़ी सुधार हुआ है और बच्चों के द्वारा भी इस प्रकार की बात की गई है कि उन्हें इस प्रकार के सर्कुलर से काफ़ी हेल्प मिली है। पेरेंट्स ने भी इस बात को स्वीकारा। इस प्रकार से जो तीसरी वर्षगांठ थी उस पर जो मिनिस्टर डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं मनीष सिसोदिया जी ने उन्होंने कहा है कि जो हैप्पीनेस सर्कुलर है वो एक बहुत बड़ा चेंज बच्चों में और उनकी फैमिलीज़ में और टीचर्स में लेके आया है। तो इस सर्कुलर का बहुत फ़ायदा हो रहा है, इस प्रकार की बात उन्होंने कही है। तो इस हैप्पीनेस सर्कुलर में कुछ विशेष बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। बेसिकली ये जो हैप्पीनेस सर्कुलर है वो इंडिया के स्कूल्स में चालू किया गया है जिसमें कि जो कॉग्निशन, लैंग्वेज और लिटरेसी, न्यूमरेसी और आर्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स में उनको एड्रेस किया जाता है और उनमें सुधार की जो कोशिश की जाती है। इसके अलावा ये सर्कुलर होता है वो 2 ग्रुप में इसको डिवाइड किया गया है। पहले ग्रुप में जो स्टूडेंट होते हैं उसमें नर्सरी और केजी के बच्चे होते हैं। केजी के बच्चे जो होते हैं वो उसे नॉलेज ग्रुप के से भी पुकारा जाता है। केजी के बच्चों में होते हैं उसमें बाई वीकली ये क्लास होते हैं, मतलब सप्ताह में 2 बार ये क्लास होती हैं
45 मिनट का ये ईच सेशन होता है, जिसमें कि एक टीचर के द्वारा ये सेशन लिया जाता है, जिसमें माइंडफुल एक्टिविटीज़ की जाती हैं, दिमाग की कसरत कराई जाती है, ऐसी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं। और इसके अलावा जो क्लास 1 से 2 के बच्चे हैं उनका वीक डेज में ये क्लासेस होता है, जिसमें कि माइंडफुल एक्टिविटीज़ होती हैं, एक्सरसाइज होती हैं और रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं जो इनको पढ़ाया जाता है। इसके संबंध में ही इनसे वापस से सवाल भी पूछे जाते हैं। तो ऐसी एक्टिविटी की जाती है जिससे कि स्टूडेंट का डेवलपमेंट होता है। सेकंड ग्रुप जो है उसमें स्टूडेंट्स 3 से 5 तक की क्लासों को शामिल किया गया है। और इसमें जो थर्ड ग्रुप होता है उसमें क्लासेस 6 से 8 तक के बच्चों को शामिल किया गया है, जो इस प्रकार की एक्टिविटी में भाग देते हैं, जिसमें सेल्फ एक्सप्रेशन और रिफ्लेक्शन और बिहेवियरल चेंज इम्पॉर्टेंट होता है। कुल मिला के जो स्टूडेंट्स के लिए ये जो इस प्रकार का एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो चलाई जा रही हैं, जिसमें कि उनके जो इमोशनल बिहेवियर हैं उसको ध्यान में रखकर और जो उनका माइंडसेट है उसको चेंज कर उसकी फैमिली, इन बच्चों की फैमिली को भी बड़ी राहत मिली है। और इन बच्चों को तो इसमें राहत मिली है, स्टूडेंट भी इस प्रकार की एक्टिविटीज़ को कर टीचर से बेहतर संबंध स्थापित कर पाते हैं। तो इसमें जो स्टूडेंट टीचर का जो बॉन्ड है वो भी बहुत मजबूत हो रहा है। इस प्रकार की बात मनीष सिसोदिया जी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के, उन्होंने कही है कि ये जो हैप्पीनेस सर्कुलर हमने चलाया है वो बहुत ही अच्छे रिजल्ट दे रहा है। तो हैप्पीनेस सर्कुलर से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट बातें थी जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। दोस्तों, इस न्यूज़ में जो राजस्थान स्टेट है वहाँ के शिक्षा डिपार्टमेंट ने, शिक्षा विभाग में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसके अकॉर्डिंग वोकेशनल कोर्सेज को लेकर वोकेशनल एजुकेशन का सिलेबस अभी चालू करने की बात कही है। और क्लास 6 से इस ये सर्कुलर चालू किया जाएगा और इसमें जो वोकेशनल एजुकेशन दी जाएगी जिसमें बच्चों में कम से कम एक स्किल का डेवलपमेंट ज़रूर किया जाएगा। और ये स्किल का डेवलपमेंट वोकेशनल कोर्स के थ्रू होगा, जिसे कि एजुकेशन पॉलिसी 2020 में इसे शामिल किया गया है। इसी वजह से जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है उसमें भी जो राजस्थान ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है पिछली बार की तुलना में। तो इस प्रकार की जो बात है वो वहाँ के मुख्य सचिव निरंजन आर्य जी ने कहा है कि जो वोकेशनल एजुकेशन को लेकर एक स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम सर्कुलर करिकुलम स्कूलों में जारी किया जाएगा, जिसे कक्षा 6 से पढ़ाया जाएगा। और महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम जो स्कूल हैं उनमें भी इनमें चालू किया जाएगा। और जो राज्य के 33 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हैं उन सभी पर इसको चालू किया जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि किसी विशेष स्कूल में इसे चालू किया जाए और विशेष डिस्ट्रिक्ट में इसे चालू किया जाए, सभी डिस्ट्रिक्ट में इसे एक साथ में चालू किया जाएगा। और जो सिरोही जिला है उसमें इन स्टूडेंट्स का जो एडमिशन है वो 12% के समथिंग है, जो कि नेशनल जो परसेंटेज है 9% का वो उससे ज़्यादा है। तो इस प्रकार जो इम्प्रूवमेंट इसमें देखने को मिला है उसी वजह से जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है उसमें राजस्थान की परफॉर्मेंस बढ़ी है। तो इसी को लेकर जो मुख्य सचिव निरंजन आर्य हैं उन्होंने जिला कलेक्टर्स को निर्देश भी जारी कर दिया गया है कि जो वोकेशनल कोर्सेज हैं उनको इम्प्लीमेंटेशन किया जाए और वोकेशनल जो स्किल है उसको बढ़ावा देने के लिए स्कूल को डायरेक्शन दिया जाए। तो इस प्रकार की पॉलिसी राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है जो कि वोकेशनल एजुकेशन से संबंधित है। दोस्तों, इस न्यूज़ में उड़ीसा के बालासोर गांव में एक 4000 साल पुराना एक सेटलमेंट मिला है, एक अवशेष मिला है। खुदाई के दौरान एक ऐसा अवशेष मिला है जो 4000 साल पुराना इसे बताया जा रहा है, जो कि उड़ीसा इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम एंड साउथ ईस्ट एशियन स्टडी जो OIMSEAS के द्वारा डिस्कवर किया गया है, जो उड़ीसा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट में पाया गया है। उन्होंने बताया है कि जो इसमें जो रेनुमा जो गांव है, जो तहसील है रेनुमा तहसील है, उसमें एक ऐसा स्ट्रक्चर पाया गया है जिसमें जो 4.9 किलोमीटर तक फैला हुआ है। 4.9 किलोमीटर इसका सर्कल है। और जो इसमें
रिवर सोना एक तरफ पर है और एक तरफ पर जो बुहर बलंग है। 4.9 किलोमीटर का ये सर्कुलर स्ट्रक्चर इस प्रकार से मिला है, जिसमें कि जो साउथ के साइडेड जो पोर्शन है उसमें सोना रिवर अटैच है, और जो नॉर्थ ईस्ट का जो इनका पोर्शन है उसमें बुरा बलंग करके जो रिवर है वो उसका पोर्शन अवेलेबल है। तो इस प्रकार की जो डिस्कवरी है अभी की गई है, और इसमें जो ट्रेसेस मिले हैं वो तीनों कल्चरल जो टाइम पीरियड है हमारे, उसमें तीनों कल्चर में ये इस प्रकार का ट्रेसेस मिला है, जिसमें कि चारकोलिथिक और आयरन एज और जो प्री हिस्टोरिक जो एज है वो तीनों एज इसमें शामिल हैं। तीनों के सेडिमेंट्स यहाँ पर मिले हैं, तीनों के जो अवशेष हैं वो यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार ये जगह जो है वो इन तीनों एजेस का संगम बताया जा रहा है। यहाँ पे जो सेटलमेंट मिला है वो 4000 साल पुराना उसे बताया गया है। तो इस प्रकार की बात इसमें कही गई है, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने वहाँ पे अपना अधिग्रहण कर लिया है और वहाँ पर अभी और खुदाई चालू है, और इस प्रकार की बात इस आर्टिकल में कही गई है। तो हिस्ट्री से रिलेटेड 200 ये आर्टिकल है, और इसको आप ध्यान में रखिएगा। और इसका जो सर्कुलर है वो स्ट्रक्चर भी दिया गया है। 1200 का जो हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस है वो इसमें पूछा जा सकता है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। दोस्तों, इस न्यूज़ में श्रीशैलम और नागार्जुन सागर जो डैम प्रोजेक्ट हैं उन प्रोजेक्ट्स को लेकर जो झगड़ा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में जो हो रहा है उसको लेकर ये न्यूज़ है। वहाँ पर जो पानी को लेकर जो डिस्प्यूट चल रहा है, जो और पानी को लेकर प्रॉब्लम चल रही है, उसमें अभी थोड़ी कमी हुई है, और आंध्र प्रदेश की तरफ से जो कंप्लीट फोर्स है वो वहाँ पे डिप्लॉय की गई है ताकि शांति बनी रहे, कोई अप्रिय घटना वहाँ पर घटित नहीं हो। इस प्रकार की जो स्थिति है वहाँ पे बनी हुई है। तो आपको ध्यान में होगा जो श्रीशैलम का जो प्रोजेक्ट है वो कृष्णा रिवर पर बना हुआ है, और नागार्जुन सागर का भी जो प्रोजेक्ट है वो कृष्णा रिवर के लिए ही बना हुआ है। दोनों स्टेट्स की बॉर्डर के ऊपर यह प्रोजेक्ट आता है। दोस्तों, जब डिस्ट्रिक्ट दोनों के जो हैं वो दोनों के एक सेम होते हैं। आपको बता दें कि जो आंध्र प्रदेश है और जो तेलंगाना है वो पहले एक ही स्टेट हुआ करता था। इनके डिवाइडेशन के बाद में ये ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। तो दोनों के बीच में जो वाटर डिस्प्यूट डिवाइडेशन को लेकर जो डिस्प्यूट चल रहा है उसका रिजल्ट अभी तक कोई नहीं निकला है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री हैं वो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन जो कमेटी होती है उसके अकॉर्डिंग कोई डायरेक्शन अभी इनको नहीं दे पाए हैं। इसी वजह से इसमें कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है। सो दोनों स्टेट अपने अपने लेवल पर बातचीत कर रहे हैं, अपने अपने लेवल पर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर जो पुलिस से डिप्लॉय कर दी गई है और एक बादी जब्ता जो श्रीशैलम में तैनात किया गया है ताकि वहाँ पर कोई अप्रिय घटना नहीं हो सके। दोस्तों, नागार्जुन सागर और श्रीशैलम डैम से लेकर जो कंप्लीट डिटेल है तो आप वीडियो हमारे वेबसाइट पे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, तो आप उसे देख सकते हैं कंप्लीट डिटेल के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। दोस्तों, भारत के जो चीफ जस्टिस हैं जो एन.वी. रमन्ना साहब हैं, उन्होंने हाल ही में ये बात बताई है कि जो चीफ जस्टिस हैं, जो जज हैं, उन्हें डिसीजन देने से पहले जो भी केस वो सुन रहे हैं उसमें हर पहलू को देखकर ही अपना जजमेंट देना चाहिए, क्योंकि ये जो जजमेंट होता है वो एक लॉ के रूप में निकल के आता है और अन्य केसेस में भी उसका हवाला दिया जाता है। इस प्रकार से जो जज एन.वी. रमन्ना हैं उन्होंने ये बात कही है कि जो ह्यूमन एस्पेक्ट है और उनका भी कंसिडरेशन एक जज को जजमेंट देते टाइम पे करना चाहिए, और इसके अलावा जो फोकस लॉ पर ना रख के खाली प्रेसिडेंट्स हैं उन पर भी रखना चाहिए, और फैक्ट हैं उनको भी ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा जो केस का एक ह्यूमन एस्पेक्ट होता है उसे भी ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों, जो हर प्रकार का केस होता है उसका एक एस्पेक्ट ज़रूर होता है। इस प्रकार से उस एस्पेक्ट को देखते हुए उसी नज़रिए में उस बात को करते हुए ऐसा करना चाहिए ताकि वो जो डिसीजन है वो न्याय संगत हो सके। और कई ऐसे केसेस अपने को देखने को मिलेंगे जो एक सीवियर केसेस होते हैं, जैसे कि रेप से रिलेटेड केस होते हैं,
उन केसेस में अगर मान लीजिए किसी भी तरीके से कोई भी अगर गवाह उपलब्ध नहीं है या किसी प्रकार का कोई सबूत उपलब्ध नहीं है, तो सिचुएशन को देख के या उन कई चीज़ों को उसमें जानकर ये पता लगाया जा सकता है कि यह केस झूठा है या वाकई में ऐसी वारदात हुई है, या सबूत नहीं होने की स्थिति में कहीं जो गुनहगार है वो छूट ना जाए। ऐसी स्थिति को देखकर ही उन्हें जजमेंट देना चाहिए। इस प्रकार की बात जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने बात की है कि केस को डिसाइड करना ही, उसका रिजल्ट देना ही खाली एक जज का कार्य नहीं है। जज का कार्य न्याय देना है और ना कि केस का डिसीजन सुनाना। तो इस प्रकार से उन्होंने ये बात कही है कि इस प्रकार से आपको ये कार्य करना चाहिए और जो थ्योरी है उस पर डिपेंड नहीं रह के एक प्रैक्टिकल अप्रोच को भी अपनाना चाहिए, जिससे कि जो न्याय है वो न्याय संगत बात हो सके और न्याय की गुहार लेकर ही न्यायालय में व्यक्ति आता है और वो न्याय उस व्यक्ति को मिल सके। इस प्रकार की बात जो एन.वी. रमन्ना साहब हैं उन्होंने कही है। दोस्तों, एक ये अगर आप देखें तो एक एथिकल तरीके से भी यह बात ठीक है कि आप जो डिसीजन दे रहे हैं वो डिसीजन किसी फैक्ट या किसी सबूत की अनुपस्थिति में ऐसा नहीं हो कि जो डिसीजन है वो जो कल्प्रिट है उसके फेवर में चला जाए और जो इसमें जिसके साथ में वारदात हुई है उसे ही सज़ा मिल जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से एक जज को नियम को ध्यान में रखते हुए भी और सबूत और जो भी उपलब्ध हैं उसे ध्यान में रखते हुए कि एक ह्यूमन एस्पेक्ट भी देखना चाहिए ताकि ये सही न्याय की दिशा में उस केस को ले जाया जा सके। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। दोस्तों, इस न्यूज़ में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका जो डिपार्टमेंट कंज्यूमर अफेयर्स का जो डिपार्टमेंट है उसने जो पल्सेस हैं उसमें मूंग को छोड़कर सभी दालों पर 31 अक्टूबर तक के लिए जो स्टॉक है वो उस पर सीमाएं लगा दी हैं और नए रूल्स जिन्हें अमेंडमेंट 2021 रूल कहा गया है उसे जारी किया है और इसके अकॉर्डिंग जो लिमिट है वो प्रेस्क्राइब की गई है, जिसमें किसी एक विशेष दाल के लिए जो लिमिट रहेगी वो जो होलसेलर रहेगा उसके लिए 200 टन की लिमिट रहेगी और इसके अलावा जो रिटेलर रहेगा उसके लिए 5 टन की लिमिट रहेगी। होलसेल जो बड़े लेवल पर जो खुदरा व्यापारी होते हैं उनको होलसेलर कहा जाता है, जबकि जो दुकान पर सेल का काम करते हैं उनको रिटेलर कहा जाता है। उनके लिए जो यह सीमा है वो 5 टन की रखी गई है। इसके अलावा जो मिल चलाते हैं जो इसको सफाई और इसकी कटाई का काम करते हैं पल्सेस का, उनको उनका जो लास्ट 3 महीने का जो स्टॉक है और 3 महीने के स्टॉक के अकॉर्डिंग वो स्टॉक कर सकते हैं। इसके अलावा जो 45 दिन के अंदर कस्टम क्लियरेंस के 45 दिन के अंदर उनको ये स्टॉक जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट करना होगा। अगर उनके पास में ज़्यादा अगर स्टॉक अवेलेबल है तो उस स्टॉक की जानकारी उन्हें कंज्यूमर अफेयर्स की ऑनलाइन पोर्टल पर देनी पड़ेगी और ऑनलाइन पोर्टल पर देने के बाद में 30 दिन के अंदर अंदर जो नई प्रेस्क्राइब्ड लिमिट है उसे कंप्लीट करना होगा। ऐसी जो बात है वो इस नए अमेंडमेंट में कही गई है। ऐसा जो सरकार ने ऐसा नियम इसलिए लाया है कि लॉकडाउन के चलते जो अभी देश में स्थिति उत्पन्न है जिसमें कि कई जगह जो संसाधनों की कमी का शिकार यह देश हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो भरण का जो प्रोसेस चलता है, जो भंडारण का प्रोसेस चलता है, उस प्रोसेस के तहत महंगाई नहीं बढ़ सके, ऐसी स्थिति को उत्पन्न नहीं होने के लिए ये जो रूल्स हैं वो लाए गए हैं और ये नियम में बदलाव किया गया है और जिसमें स्टॉक है उसको लिमिटेड कर दिया गया है कि इससे ज़्यादा आप स्टॉक नहीं कर सकते, जिससे कि महंगाई नहीं बढ़ेगी और जो प्रॉपर अवेलेबिलिटी है चीज़ों की वो मार्केट में रहेगी। ध्यान रखिएगा जो मूंग है इसको इससे बाहर किया गया है, मूंग पर यह जो सीमा है वो लागू नहीं होती है। और ये भी ध्यान में रखिएगा जो स्टॉक लिमिट एंड मूवमेंट रेस्ट्रिक्शन है वो जो रूल है वो 2021 का ही अमेंडमेंट रूल है और जो ये रूल है वो भारत सरकार के जो कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट है उसके द्वारा ये रूल जारी किए जाते हैं। तो हर साल ये नियम अलग अलग होते हैं, तो इस प्रकार के जो नियम इस साल के जो नियम हैं वो इस प्रकार से निर्धारित किए गए हैं, तो इन्हें ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। दोस्तों, इस न्यूज़ में जो पोषण अभियान से संबंधित जो आंगनबाड़ी के
वर्कर हैं, ये जो आंगनबाड़ी वर्कर हैं वो पंजाब और हरियाणा से संबंधित है। हरियाणा स्टेट में हाल ही में जो पोषण ट्रैकर की जो पोषण अभियान से संबंधित ऐप है, उस ऐप को अपने फ़ोन और में इंस्टॉल करने की बात की गई है, जो कि एक मैंडेटरी सर्कुलर किया गया है। ऐसा नहीं करने पर जो आंगनबाड़ी के जो वर्कर्स होंगे उनकी सैलरी में डिडक्शन किया जाएगा, उनकी सैलरी में कमी की जाएगी। ऐसी बात जो यहाँ की सरकार ने है वो अभी कही है। तो इसको लेकर ही वहाँ पर जो आंगनबाड़ी से संबंधित जो वर्कर्स हैं उनकी ऑल इंडिया फेडरेशन है, उन्होंने वहाँ पे अभी धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है और काम को बंद करने की चेतावनी दी है। उन्होंने ये पूछा है कि जो मोबाइल फ़ोन्स हैं वो मोबाइल फ़ोन्स आएंगे कहाँ से, अगर हमारे पास में मोबाइल फ़ोन नहीं है, और इसी स्थिति में जो मोबाइल के रिचार्ज का जो खर्चा होगा नेट चलाने के लिए, उसका खर्चा कौन देगा। इस बात को उन्होंने पूछा है कि इस प्रकार की जो जानकारी है वो हमें प्रोवाइड कराइए, उसके बाद में हम पोषण ट्रैकर जो ऐप है उसे हम अपने फ़ोन में डाल लेंगे। तो इस प्रकार का प्रॉब्लम वहाँ पे जनरेट हो रहा है। दोस्तों, देखने वाली बात है कि यहाँ पर जो आंगनबाड़ी के जो वर्कर होते हैं वो एक मिडिल स्तर के लोग ही होते हैं, और इनकी जो सैलरी होती है वो भी मिडिल लेवल की ही होती है, या आप ये भी कह सकते हैं कि मिनिमम वेजेस पर ही उन्हें रखा जाता है। ऐसी स्थिति में उनके ऊपर एक 10,000 या 15,000 के एंड्रॉयड फ़ोन का भार डालना ठीक नहीं है। और उसके अलावा जो पोषण ट्रैकर जो ऐप है वो एक एंड्रॉयड ऐप है जिसे फ़ोन में डालने पर वो ट्रैकर की तरह कार्य करता है, जिससे कि जो पोषण अभियान का जो कार्य है उसको ट्रैक किया जा सकता है। इसी प्रकार से ये एप्लीकेशन कार्य करती है। इन वर्कर्स का ये कहना है कि वो पोषण ट्रैकर का जो काम है उससे नहीं भागना चाहते हैं, लेकिन जो फ़ोन का खर्चा है, जो नेट का खर्चा है, वो वहन करने की वो स्थिति में वो नहीं है। ऐसी बात इनके द्वारा कही गई है। गौरतलब है कि जो लगभग 30,000 जो आंगनबाड़ी वर्कर हैं वो वहाँ पर कार्य करते हैं, उनके द्वारा इस प्रकार के कार्य को रोका गया है। और जो एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है वो भी एंड्रॉयड 6 की है। इसका मतलब कम से कम 8 से 10,000 के अंदर का यह फ़ोन आएगा, तभी यह एप्लीकेशन कार्य करेगा। तो इस एप्लीकेशन में एक ट्रैकर है, उस ट्रैकर में जो है उसमें 500 से जो 1 किलोमीटर का के अंदर का जो स्पॉट होता है जहाँ पर आंगनबाड़ी वर्कर कार्य करते हैं, उनका ट्रैकिंग किया जाता है कि वो कार्य कर रहे हैं कि नहीं, अगर उपस्थित हुए हैं कि नहीं। इस प्रकार का यह पोषण अभियान में एक सिस्टम चालू किया है। लेकिन इस जो ये जो सॉर्ट आउट करना है फ़ोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसे भी इन्हें देखना होगा गवर्नमेंट को, और इसका रिजल्ट निकालना होगा। ध्यान रखिएगा, जो पोषण ट्रैकर ऐप है उसका जो संबंध है वो पोषण अभियान से है, और इस अभियान के तहत ट्रैकिंग करने के लिए ही इस ऐप को लाया गया है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। दोस्तों, इस न्यूज़ में जो चाइना है, उस चाइना के द्वारा अभी जो हमारी बॉर्डर पर अभी शांति तो बनी हुई है, लेकिन चाइना के द्वारा जो वहाँ पर डेवलपमेंट है सेना को लेकर वो किया जा रहा है। ऐसी बात जो सेना के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने बताई है। तो चाइना के द्वारा वहाँ पर जो बॉर्डर पर डेवलपमेंट किया जा रहा है उसको लेकर स्थिति अभी देखी गई है कि किस प्रकार इंडिया को भी उसमें रिएक्शन देना चाहिए और किस प्रकार अपनी सेना को वहाँ पर उनके अकॉर्डिंगली तैनात करना चाहिए। इस प्रकार का ये आर्टिकल लिखा हुआ है जिसमें बताया गया है कि जो चाइना है वो किस तरीके से इंडिया की बॉर्डर पर अपने डेवलपमेंट को बढ़ा रहा है। हालांकि वहाँ पर अभी शांति है, लेकिन शांति की स्थिति में डेवलपमेंट बढ़ाना एक भविष्य में किसी प्रॉब्लम को बुलावा देने के बराबर है, और भविष्य की रणनीति जो चाइना अभी सोच रहा है उसको भी ये बताता है कि भविष्य में चाइना क्या करने वाला है। ऐसी स्थिति में हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहने की बात जो रावत साहब हैं हमारे, उन्होंने कही है। तो इस प्रकार का ये आर्टिकल है। इस आर्टिकल में सिर्फ इतना ही न्यूज़ है कि जो चाइना है वो अभी भी अपनी हरकतों से बाहर नहीं आ रहा है और अपनी सेना को वहाँ पर बढ़ा रहा है, और सेना को बढ़ाने के बाद में जो वहाँ पे कल अगर भविष्य में प्रॉब्लम करने की उनकी अगर मंशा है तो इसी वजह से वो सेना को वहाँ पे बढ़ा रहा है, और कोई कारण इसका नहीं हो सकता है। तो इस समस्या से निपटने के लिए जो पॉलिटिकल स्टैंड है वो लिया जाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर से लड़ाई और उस तरीके की जो स्थिति है वो पैदा होने की संभावना है। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ।
दोस्तों, आप जानते हैं कि अभी कोविड-19 के समय में जब एजुकेशन का जो लेवल है वो अभी काफ़ी चेंज हो गया है। जो एजुकेशन पे जो अभी स्कूल भी बंद हो रखे हैं और एजुकेशन जो होम एजुकेशन पे शिफ्ट हो गई है, ऑनलाइन एजुकेशन पर जो शिफ्ट हो गई है, उसके स्थिति में जो अभी महाराष्ट्र के एक रेडियो स्टेशन है, रेडियो विश्वास, उसके द्वारा जो शिक्षक सर्वसाथी करके एक कार्यक्रम चलाया जा रहा था, जिसमें कोविड-19 महामारी के दौरान जो बच्चों को शिक्षा प्रदान की गई थी इस स्टेशन के माध्यम से। और नासिक के सामुदायिक रेडियो स्टेशन ने एक राष्ट्रीय पुरस्कार दिया है, जो राष्ट्रीय पुरस्कार सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दिया गया है, जो कि राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कारों के 8वें संस्करण के रूप में प्रदान किया गया है। इसमें रेडियो विश्वास को जो है वो 2 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जिसमें 19.8 FM का एक सस्टेनेबिलिटी मॉडल अवार्ड मिला है और दूसरा थीमेटिक अवार्ड मिला है। इन 2 श्रेणियों में इन्हें अवार्ड मिला है। जो एजुकेशन फॉर ऑल के लिए दूसरा पुरस्कार जीता है। इसके अलावा जो रेडियो विश्वास है उसके द्वारा प्रबोधिनी और अनुसंधान संस्थान नासिक महाराष्ट्र के द्वारा इसे चलाया जाता है। इस संस्थान की शुरुआत से ही इस रेडियो स्टेशन से प्रसारण किया जा रहा है तथा स्टेशन प्रतिदिन 14 घंटे का जो है वो प्रसारण देता है। शिक्षक सर्वसाथी श्रवण साथी जो प्रोग्राम चलाया गया है उसके बारे में कुछ विशेष जानकारी है, जिसमें थीमेटिक अवार्ड की श्रेणी के तहत जो शिक्षण सर्वसाथी प्रोग्राम है सभी के लिए शिक्षा, इसका अर्थ होता है, ये एक मराठी वर्ड है, तो इसका अर्थ होता है सभी के लिए शिक्षा के लिए पुरस्कार जीतने वाला ये सामुदायिक रेडियो स्टेशन जून 2020 में कोविड-19 के समय के दौरान जो तीसरी कक्षा से 10वीं कक्षा तक के छात्र थे उन्हें मुफ्त शिक्षा FM के माध्यम से प्रदान कर रहा था। इसके अलावा इस रेडियो स्टेशन ने जिला परिषद और नासिक नगर पालिका स्कूलों में पढ़ने वाले सभी छात्रों को ऑडियो व्याख्यान के जरिए पढ़ाई उनकी जारी रखवाई और कार्यक्रम का प्रसारण विभिन्न भाषाओं में अर्थात हिंदी, अंग्रेजी, मराठी और संस्कृत में किया गया था। दोस्तों देखिए, ये एक महाराष्ट्र बेस्ड जो FM है उसके द्वारा ये सिस्टम चलाया गया था, लेकिन एक लैंग्वेज तक इसे संबंधित सीमित नहीं रखकर हिंदी, मराठी और अंग्रेजी और संस्कृत भाषा में भी इसे चलाया गया था। इसके अलावा सामुदायिक रेडियो स्टेशनों में कामकाज और दर्शकों के बारे में पत्र सूचना कार्यालय से बात करते हुए उसके निदेशक जो हरि विनायक कुलकर्णी है, उन्होंने बताया कि कार्यक्रम को बहुत ही सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली हैं और बहुत ही अच्छा है। इनको जो रेस्पॉन्स मिला है, ये गरीब परिवार के छात्र हैं जिनको FM के द्वारा जो पढ़ाई कर रहे थे उनको सबसे ज़्यादा लाभ भी इस प्रोग्राम से मिला है। इसके अलावा शिक्षक सर्वसाथी कार्यक्रम 150 शिक्षकों की मदद से इसे चालू किया गया है और इनके स्टेशन में जो व्याख्यान रिकॉर्ड किए जा रहे हैं वो प्रत्येक सब्जेक्ट के जो एक विशेष टीचर हैं उनके द्वारा ही किए जा रहे हैं। इस प्रकार जो उसका लेवल है वो लेवल एजुकेशन का कम नहीं हो रहा है और नगर निगम और जिला परिषद के विद्यालय के 50 से 60 हज़ार जो विद्यार्थी हैं इसमें लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा जो डायरेक्टर हैं उन्होंने ये भी बताया है कि व्याख्यानों को महाराष्ट्र के 6 अन्य सामुदायिक रेडियो के साथ में भी साझा किया गया है ताकि वे अपने रेडियो चैनलों के माध्यम से उन्हें प्रसारित कर सकें। तो इस प्रकार का कार्यक्रम एक FM के द्वारा चलाया गया है। दोस्तों, जनरली जो FMs होते हैं वो हमारे देश में या राज्य में जो मनोरंजन के रूप में ही देखे जाते हैं और मनोरंजन का विशेष कार्य इसमें होता है। कई जो न्यूज़ के रूप में भी प्रसारण देते हैं नहीं, लेकिन बेसिकली इसमें सिर्फ एंटरटेनमेंट ही होता है। इससे दूर हटकर कोविड-19 की जो महामारी अभी चल रही है उसमें जो एजुकेशन को लेकर बच्चों का नुकसान हो रहा है उसके लिए FM ने जो ये पहल शुरू करी है और शिक्षक सर्वसाथी नाम का ये जो प्रोग्राम अभी चालू किया है, इससे काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं उनको फ़ायदा हुआ है और ये बहुत अच्छी पहल है जो इनकी द्वारा की गई है। इसी के संदर्भ में इन्हें 2 राष्ट्रीय अवार्ड भी मिले हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। दोस्तों, इस न्यूज़ में जो सरकार ने खुदरा और थोक व्यापार है, होलसेल और जो रिटेल का जो बिजनेस है उसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के रूप में शामिल करने की घोषणा की है। तो अब जो होलसेल और जो रिटेल है वो भी एक MSME के अंतर्गत इसे शामिल कर लिया गया है। तो
एमएसएमई के अंतर्गत इसे शामिल करने से बेसिक फ़ायदा यही होगा कि इन्हें जो भी एमएसएमई को जो सुविधाएं प्रदान की जाती हैं वो सुविधाएं अब खुदरा और थोक व्यापारी को भी मिलने लग जाएगी। इसके लिए जो दिशा निर्देश हैं वो जारी कर दिए गए हैं और एमएसएमई को ये इनका जो इंक्लूजन एमएसएमई में किया गया है वो आर्थिक प्रगति का इंजन बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, इसी श्रेणी में किया गया है। तो इसी तरीके से जो 2.5 करोड़ खुदरा और थोक व्यापारी हैं उनको इसका लाभ मिलेगा और एमएसएमई के अंतर्गत जो भी फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड की जाती हैं उन फैसिलिटीज़ को अवेल करने के लिए, उन फैसिलिटीज़ को लेने के लिए ये अब एलिजिबल हो जाएंगे। और भारतीय रिजर्व बैंक के जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उसमें यह भी कहा है कि जो प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं उनके तहत जो ऋण मिलता है उस ऋण के लिए भी ये जो ग्रुप हैं दोनों वो एलिजिबल होंगे। तो ऐसी बात इस आर्टिकल में कही गई है और जो रिटेल है और होलसेल को अब एमएसएमई के अंतर्गत शामिल किया गया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। प्रीलिम्स में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एमएसएमई से संबंधित कौन सा उद्योग नहीं है या कौन सा व्यवसाय नहीं है, तो ऐसे प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा जो सरकार ने खुदरा और थोक को भी इसमें एमएसएमई में शामिल किया है। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। दोस्तों इस न्यूज़ में एक इन्फॉर्मेशन दी गई है कि सरदार पटेल जो राष्ट्रीय एकता पुरस्कार 2021 है उसका जो नामांकन है वो 15 अगस्त 2021 तक खुला है। इसमें सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए जो ऑनलाइन नामांकन की प्रक्रिया है वो अभी भी जारी है और 15 अगस्त 2021 तक ये जारी रहेगी। और गृह मंत्रालय की जो वेबसाइट है nationalunityawards.mha.gov.in, इसके ऊपर यह रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है और यह भारत की एकता और अखंडता में योगदान के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, भारत की एकता और अखंडता के संदर्भ में यह अवार्ड दिया जाता है और सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। भारत सरकार ने इस पुरस्कार को सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से शुरू किया है और यह पुरस्कार राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देने के लिए और मजबूत अखंड भारत के मूल्यों को सुदृढ़ करने के लिए उल्लेखनीय और प्रेरक योगदान की सराहना करता है। इसके अलावा धर्म, प्रजाति, जाति, महिला, पुरुष, जन्म स्थान, आयु या व्यवसाय के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो, इसके लिए ही भारत का कोई भी नागरिक हो, कोई भी संगठन हो या संस्थान हो इस पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। इसके अलावा भारत में स्थित कोई भी भारतीय नागरिक या संस्थान या संगठन इस पुरस्कार हेतु अनुशंसित नाम पर विचार करने के लिए किसी भी व्यक्ति या संस्थान या संगठन को नामित कर सकता है। कोई अगर विशेष संगठन है जो कोई एनजीओ है या वो इस प्रकार के जो इसमें पॉइंट्स दिए हुए हैं वो भारत की एकता और संप्रभुता के लिए कार्य कर रहा है, लोगों को यूनाइट करने के लिए कार्य कर रहा है, उनके लिए कार्य कर रहा है, तो वो अगर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम भी सुझाता है तो उसे भी कंसीडर किया जाएगा। और कोई व्यक्ति, संस्था या संगठन स्वयं के नाम को भी नामित कर सकता है। इसके अलावा राज्य सरकारें, केंद्र शासित प्रदेश जो हैं उनके प्रशासन और भारत सरकार के मंत्रालय भी इस पुरस्कार के लिए नामांकन भेज सकते हैं। इस प्रकार जो सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार 2021 है जो भारत की संप्रभुता और अखंडता में योगदान देने के लिए एक सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, उसके लिए 15 अगस्त 2021 तक नॉमिनेशन अभी ओपन है, ऐसी बात कही है। और आप ध्यान रखिएगा कि एक सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और भारत की एकता और अखंडता में योगदान देने के लिए इसे दिया जाता है। आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से यही जो पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों आज की न्यूज़ ब्रीफिंग में सिर्फ इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में अगर आपके पास में हमें कोई सुझाव हो तो वो भी बताइएगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो भी कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।